Hello dear students, today we are going to discuss about a very important cell organelle that is called nucleus. So before getting into its detailed structure, let's have a look on some interesting aspects of the nucleus. And the first most important thing is that nucleus is first described by the Robert Brown, as you all know, in 1831. And after then another scientist named Fleming, who have just stained all this structure with the help of a basic dye and called it chromatin. तो chromatin नाम उनको फ्लेमिंग ने दिया था. And again, the very interesting fact is that people mostly call it that it is a director of the cell. It is means nucleus. Nucleus is a director of the cell, or it is brain of the cell. And why so? Because it directs and controls all the cellular activities, or you can say cellular functions. Like your in your body, your brain controls all and coordinate all your bodily functions. In the same way, the nucleus also controls all the functions in the cell. इसलिए उसको हम डायरेक्टर या फिर हम ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता हमारा. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अक्रेंस कहाँ पर पाए जाते हैं. तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट देयर इज़ एन ऑब्वियसली देयर इज़ एन एक्सेप्शन. बायोलॉजी इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस. तो एक्सेप्शन इज़ द मैच्योर मेमेलियन आरबीसी एंड द सी ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम. इन दो जगहों पर ये नहीं पाया जाता. एंड अगर अब हम पोजीशन की बात करें तो जनरली बाय द कन्वेंशनली हम लोगों को क्या लगता है कि इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन द सेंटर. सपोज आई ड्रॉ द सेल, दिस इज़ द सेल. तो यूजुअली अगर आपसे कोई कहे कि ड्रॉ द न्यूक्लियस, तो हम ये बीच में ड्रॉ कर देते हैं. एंड सपोज कि दिस इज़ द न्यूक्लियस, है ना, क्योंकि हमें बचपन से ही पढ़ाया गया कि न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रली लोकेटेड थिंग. बट दिस इज़ नॉट ट्रू स्टूडेंट्स. मोस्टली द पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल. लाइक इन द फैट सेल्स, जिसको कि आप एडिपोज टिश्यू भी कहते हो, वहाँ पर ये जो है वो पेरिफेरल में भी हो सकती है. एंड इन द मोस्टली प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स आपको पता है, सपोज दिस इज़ द प्लांट सेल एंड प्लांट सेल्स हैव अ वेरी लार्ज यू कैन से वैक्यूल. तो ये पूरी वैक्यूल हो गई इसकी प्लांट सेल की. तो दिस इज़ द वैक्यूल. तो जब व्हेन वैक्यूल टेक्स ऑल द स्पेस इन द सेल, तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या बचता है न्यूक्लियस के पास? इट इज़ ऑन द पेरीफेरी. तो पेरीफेरी पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्ससेंट्रिक कंडीशन. ठीक है, व्हेन न्यूक्लियस इज फाउंड इन द पेरीफेरल रीजन, तो वो एक्सेंट्रिक कंडीशन में भी होता है. तो दैट मीन्स मोस्टली प्लांट में तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट इट इज़ एक्सेंट्रिक ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि सेंट्रल में तो स्पेस ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो न्यूक्लियस. ठीक है. एंड व्हेन कम्स टू द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस की कितने नंबर होते हैं हर सेल में, तो वो भी बाई कन्वेंशन अगर आप जाओगे तो फिर वो भी आपको सिखाया गया है फ्रॉम द लोअर क्लासेस कि केवल एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है. मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन आप मोस्टली जानते हो. बट दिस इज़ ऑल्सो मिथ बच्चों, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो न्यूक्लियस है इट इज़ not only the monokaryotic, that means it is not found in the single in the per cell. It is anucleate also, that means there is complete absence of the nucleus, no nucleus. That condition is called as anucleate condition, like in RBC of mammals and the sieve tube of the phloems. Another is binucleate also in like paramecium. Paramecium में जो है वो दो न्यूक्लियस होते हैं. like I just want to draw it for you. एक ऐसे होता है माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, एक बड़ा वाला होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मेगा न्यूक्लियस बोलते हैं. तो टू न्यूक्लियस भी हो सकते हैं. ठीक है, एक सेल के अंदर. तो टू न्यूक्लियस इज फाइंड, तो उसको हम बोलेंगे बाईन्यूक्लिएट कंडीशन. देन कम टू द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी होती है. तो बेसिकली दे आर फाउंड इन द वॉलंटरी मसल्स. रिमेंबर यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th ऑल्सो दिस काइंड ऑफ मसल यू हैव टू ड्रॉ. एंड तब आप उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बनाते थे ऐसे ऐसे करके. तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. मीन सिंगल सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं. तो आप वो चीज़ याद रखो, क्योंकि वॉलंटरी मसल्स यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. देन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के भी दो टर्म्स होते हैं. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट यू हैव टू डी. सपोज दिस इज़ द प्लांट सेल, सॉरी दिस इज़ द एनिमल सेल, बिकॉज आई एम ड्राइंग विद रेड कलर. तो सपोज इट अ एनिमल सेल. सपोज इन एनिमल सेल्स इफ अगर लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस आर फाउंड, these all these are filled up of very kind of nucleus, then you call them a term called syncytial. I will write it for you, just a minute. Watch the spelling, syncytial. syncytial. ठीक है, ये y है बेटा. तो syncytial वर्ड उसको बोला जाता है. एंड इफ़ दिस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस फाउंड इन द प्लांट सेल, लाइक प्लांट सेल में आप किसको करोगे, लाइक फंजाई. फंजाई इज़ अ ऑल्सो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. एंड दिस कंडीशन देन कॉल्ड दिस सीनोसिटिक कंडीशन. आई विल अगेन राइट द स्पेलिंग फॉर यू. सीनोसिटिक
condition, spelling is COENOCYTIC. See, cenocytic condition. So if multinucleate cells are present in plant, you call them cenocytic. If multinucleate cells are present in animals, you call it syncytial. It is very important thing, important for NEET also. तो इसको आप याद रखेंगे. Then comes to the students on the shape of the nucleus. So there are very much interesting thing about it that they have various shapes ना. अभी ये diagrams मैंने आपके लिए यहाँ पे ले आई हूँ मैं. तो you can see it with me. Just see. This is a flattened structure. जो जिस तरह का दिख रहा है उसका हमने वैसे नाम दिया. तो it's very easy for you to remember. This is rounded, this is oval, this is bean shape एंड दिस इज़ सी शेप. इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप. जैसे कि घोड़े की नाल होती पैर में लगी तो सी शेप होता है. तो दिस इज़ हॉर्स शू शेप. इसको सी शेप नहीं बोलेंगे. एंड दिस इज़ द लोब, द वन लोब टू लोब. तो दैट्स वाई वी कॉल देम बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. इसको 1 2 3 लोब्स हैं. वी कॉल देम थ्री लोब स्ट्रक्चर. दिस इज़ मैनी लोब्स. या दैट मीन्स 1 2 3. तो वी कॉल देम मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर. दिस इज़ लेंस शेप. देन वी कॉल देम लेंस शेप को हम लेंस शेप बोल सकते हैं, आई शेप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. एंड दिस इज इन बिटवीन. दीज आर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर. दीज आर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर. तो जैसे माला होती है मोतियों की, तो मोनेली फॉर्म इसका नाम है. एंड इसका नाम है ब्रांच स्ट्रक्चर. तो इफ़ आई रिमूव ऑल द इंक तो यू कैन ईजिली सी इट इन ऑन योर स्क्रीन दैट अगेन फ्लैटेंड, राउंडेड, ओवल, बीन शेप, हॉर्सशू शेप, इलोंगेटेड, मोनेलिफॉर्मिस, ब्रांच्ड, बाइलोब्ड. फिर आप बोल सकते हैं इसको थ्री लोब्स, इसको बोल सकते हैं मल्टी लोब्स, इसको हम कह सकते हैं लेंस शेप. तो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ shape. After the shape we come to the size. तो size is also varies widely. It depends upon the so many factors like कि सेल का जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं सेल की. तो सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू पीपल दैट ऑल द सेल ऑर्गेनील्स आर डिपेंड अपॉन द कि दैट विच प्लेस दे आर फाउंड एंड इन व्हाट नंबर दे आर फाउंड. इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और समटाइम्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स. तो व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स मीन्स कितना न्यूक्लियस बड़ा है, और सॉरी कितना सेल बड़ा है, उसमें कितना साइटोप्लाज्म है. तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो न्यूक्लियस कंटेंट भी उसके अंदर होते हैं, क्योंकि फिर उतना ही सामान उनको चाहिए होता है. तो बनाएगा कौन, फिर न्यूक्लियस बनाएगा ना. एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ कोर्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स को आपको पता ही है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है. देन कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ केमिकल कॉम्पोजिशन. अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ बेसिकली प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एंड लिपिड. ये इन चीज़ों का मिल करके बना होता है. फर्स्ट मैं शॉर्ट में लिखूं तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग दैट इज़ प्रोटीन. ये अराउंड 80% होती है. आफ्टर देन डीएनए इज़ अबाउट 12% एंड आरएनए इज़ अबाउट 5% एंड लिपिड्स are about 3%. तो these are the just about the percentages. तो basically अगर if you forget the percentage तो it is not necessary कि आपको हमेशा याद रहे. तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि प्रोटीन इज़ अ मैक्सिमम. तो प्रोटीन इज़ मैक्सिमम. आफ्टर देन डीएनए, आरएनए एंड लिपिड्स. तो उसी सीक्वेंस में वो कम होते जाते हैं. And most important thing, one thing which I forget to tell you, that enzymes are also found. And basically one enzyme which I think you should remember for all, polymerase एंजाइम. दिस एंजाइम इज बेटा वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक कि आपको ये याद हो जाएगा आज के बाद. दिस एंजाइम इज़ वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हेल्प्स इन टू द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए. और डीएनए आरएनए के बिना तो सेल कुछ होती नहीं है. तो इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस. दैट मीन्स पॉलीमरेज एंजाइम फाउंड इन अबंडेंटली. इट इज़ अबंडेंटली प्रेजेंट in the nucleus because it helps in the synthesis of DNA and RNA. तो अप टू 12th ये काम आएगा आपको. तो आप रट के रख लो कि डीएनए पॉलीमराइज करता है ना, डीएनए को बनाता है बिकॉज डीएनए इज़ अ पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड्स का ना, तो बड़ा होता है. तो इससे याद रखो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराने के लिए पॉलीमरेज चाहिए और डीएनए को पॉलीमराइज करना पड़ता है. डेट मीन्स सिंथेसाइज करना पड़ता है. तो डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है. और बाकी कुछ मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड लाइक Ca, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम. दीज मिनरल्स आर इन ऑल्सो प्रेजेंट इन अबंडेंस. इनकी भी बहुत सेल में कोई कमी नहीं होती, बहुत तसल्ली से ये होते हैं, है ना. तो ये तो कभी भी आप बोल दो. ये सारे उसके अंदर ये आयंस हैं, ये सब पे चार्ज चूर्ज लगा लो. ये प्लस प्लस, मैग्नीशियम का भी 2 होता है प्लस प्लस, है ना. सोडियम का भी प्लस. तो चार्ज नहीं भूलेंगे क्योंकि आयंस हैं. तो ये मिनरल आयंस ही पाए जाते हैं. दे आर इन वेरी ट्रेसेस अमाउंट. दैट मीन्स फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, नॉट इन द मच क्वांटिटी. बहुत सारा नहीं होता है. उसके बाद में अब आ जाएंगे इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे. वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर नाउ. And to make you understand about the ultra structure, I have drawn this structure for you.
एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैं क्यों कहती हूँ बेटा, बिकॉज व्हेन यू सी अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो व्हाट आई हैव ड्रॉन हेयर, दिस इज़ द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर है ये। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज़ द, ये वाली चीज़, this is called nuclear membrane, or you can say nuclear envelope also, and it is bilayered. It is made up of lipoprotein, and it is made up of two membrane. If I remove the color, you can easily see that it is made up of two membrane. This is outer one and this is inner one. तो it is made up of two bilayer, हो गया ना, मैंने bilayer बोला, तो this is made up of two layers, and you also found that there is a some space in between them. तो whenever these membranes join together, suppose ये अभी just मैं आपको दिखा रही हूँ, कलर ले लेती हूँ, सपोज दिस इज़ द कलर। तो सपोज आपने ये ले लिया, तो दिस इज़ द आप ये कहेंगे कि दीज आर द मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, एंड दीज आर ज्वाइंट टुगेदर, एंड व्हेन दे ज्वाइन टुगेदर इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोर अकर्स। तो ये देखिए पोर्स बन गए हैं, तो दीज आर द पोर्स एंड दिस इज़ द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जो कि फ्यूज़ हो जाते हैं। एंड साथ में ये मैंने डायग्राम ड्रॉ क्यों किया है, इट इज़ द पर्पज़ ऑफ इट to draw this diagram is that this is endoplasmic reticulum. So you can easily see that from this structure, just I have to take the color, from the outer membrane of the nucleus there are expansion of the endoplasmic reticulum. So these are the expansion of the endoplasmic reticulum, and sometimes they are studded with the ribosome also, and few are not studded with the ribosome. So which one are studded with the ribosome are known as rough endoplasmic reticulum, I have already told you, and these one are called smooth ER, SER इनको बोलते हैं। तो इससे आपको ये भी चीज़ पता चल गई कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डेवलप हुआ होता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि अभी थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में इसके करेंगे भी, तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है ना। तो दिस इज़ अभी फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, देन जो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, and this is nucleolus, another structure known as nucleolus, and these are chromatin threads जो पड़े हुए हैं बीच बीच में, they are called chromatin thread. तो all these things are present into the nucleus. Again I am going to repeat it for you so that it will be clear to you all. First thing is the outer membrane, then inner membrane. अभी inner membrane, outer membrane क्या है, इसको मैं बोल सकती हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, एंड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में जो है ना एक फ्लूइड भरा रहता है, दैट आर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस और पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड. दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, एंड फ्लूइड इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड. तो पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड, न्यूक्लियर पोर, and then nucleolus, and then chromatin network, or you can say chromatin, and nucleoplasm. जब substance is filled into the nucleus is known as the nucleoplasm, just like in the case of the cell. In cell also there is a fluid is present, that is called the cytoplasm. In the same way, the fluid which is present into the nucleus, which is called as the nucleoplasm. So this structure is very much easy for you. If you talk we talk about the nuclear membrane, we have talked about the nuclear pore also. नाउ कम टू द न्यूक्लियोप्लाज्म, उनको हम न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं कई बारी. तो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस एंड सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है ये, और कोलाइडल भी होता है नेचर में ये, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है सारा जितना भी ये फ्लूइड होता है. और बेसिकली अगर हम केमिकली जानना चाहें कि किन से मिलकर बना होता है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, तो ऑफ कोर्स होगा. देन राइबोसोम होते हैं, एंजाइम्स हैं, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, बोथ काइंड ऑफ एंजाइम्स आर देयर, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए. तो मतलब इन शॉर्ट अगर आप जाओ इसको पढ़ने के लिए, तो आई जस्ट राइट इट फॉर यू. इजी वाले लिख लेते हैं ना, जो आपको जल्दी से याद हो जाए. ट्रांसफ़र आरएनए यू रिमेंबर, ठीक है, टी आरएनए. देन मैसेंजर आरएनए यू कैन ईजिली रिकॉल. राइबोसोम आप इतनी बार पढ़ चुके हो, यू कैन ईजिली टेक केयर ऑफ इट. राइबोसोम आपको वाटर याद हो जाएगा, तो वाटर भी ले लेते हैं. मिनरल्स आपको याद हो जाएंगे. आई हैव टू रिमूव इट बेटा. देन ऑन नेक्स्ट पेज तो फिर हम लिख लेते हैं मिनरल्स पाए जाएंगे, इनके अंदर आपको याद हो जाएंगे. और एंजाइम्स तो फिर मैं कहूँगी ज़रूर से आप याद रखें, जो होते हैं डीएनए एंड आरएनए, और दोनों के साथ आप लगा दो इधर पॉलीमरेज.
polymerase. So DNA polymerase, RNA polymerase, these enzymes. So these are the things which are present into the nucleoplasm. If you remember then it is okay. नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं. देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इट. फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों फिल्ड है इसके अंदर. तो वेन एवर समथिंग इज़ फिल्ड इनटू द एनी स्ट्रक्चर, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्लूइड का काम होता है उसको एक तरह से स्केलेटन प्रोवाइड करना. सपोज आपके पास बलून होता है, जब उसमें एयर नहीं होती तो इट इज़ वेरी मच एमॉर्फस कंडीशन ना, कोई शेप नहीं होता. एंड व्हेन यू फिल इट विद वाटर और एयर तो इसका शेप आ जाता है. तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक हमारी बॉडी को हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. अगर स्केलेटन निकाल दो तो क्या है, हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है. तो इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियर स्केलेटल एंड हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द शेप ऑफ द न्यूक्लियस. वो उसके लिए हेल्प करता है. तो सबसे बड़ा काम तो ये हो गया. एंड आफ्टर देन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ DNA और RNA, इनको बनाने में हेल्प करता है. समटाइम्स राइबोसोमल यूनिट्स को बनाने में हेल्प करता है. तो 3 थिंग्स के लिए आप इनको याद करेंगे कि क्या क्या सिंथेसाइज करता है. एक तो DNA सिंथेसाइज करता है, ATP सिंथेसाइज करता है एंड राइबोसोम्स सिंथेसाइज करता है. अब राइबोसोम्स कंप्लीट नहीं सिंथेसाइज होते, वो सब यूनिट्स में सिंथेसाइज होते हैं. जैसे ये एक छोटू सा राइबोसोम चला गया, जस्ट अ मिनट. तो ये मैं पेन ले लेती हूँ. तो सपोज़ एक छोटा सा राइबोसोम आ गया इधर, एक यूनिट और फिर ये दूसरा यूनिट, ऐसे यूनिट यूनिट में बने होते हैं. फिर ये बाद में बाहर आकर के पूरा कंप्लीट यूनिट जो है वो बनता है. तो दिस इज़ कॉल्ड सॉरी दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये तो इनका फंक्शन हो गया. देन कम्स टू द न्यूक्लियोलस. अब न्यूक्लियोलस इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर. दिस इज़ द न्यूक्लियोलस. ये तो पूरा आपका न्यूक्लियस हो गया. दिस इज़ होल न्यूक्लियस एंड इन बिटवीन इट देयर इज़ अ न्यूक्लियोलस. ये पड़ा हुआ न्यूक्लियोलस हो गया आपका. तो जो न्यूक्लियोलस है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस. ये न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है. तो न्यूक्लियोलस इज़ मोस्टली एब्सेंट इन द मसल फाइबर्स, RBC, इनमें सब में ये नहीं होता है. प्रोकैरियोट में भी ये नहीं होता है. एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस इज़ ऑल्सो वेरीज, क्योंकि ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और समटाइम्स मोर देन 2 and 3 भी हो सकते हैं. एंड द साइज इज़ ऑल्सो वेरीज, क्योंकि साइज भी दे मे बी लार्जर इन साइज, दे मे बी स्मॉलर इन साइज. एंड अगेन रटा सटा सा क्वेश्चन, रटी सी स्टेटमेंट आप बोल दो हमेशा, दैट it depends upon the physiological stage of the cell. That means if any cell is एक्टिवली वर्किंग, एक्टिवली सपोज एक्टिवली काम कर रही है. एक्टिवली क्या काम कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है सपोज कर लो, वो बहुत एक्टिवली, तो वहाँ पर न्यूक्लियोलस बहुत होंगे उस सेल के अंदर. तो आप शॉर्ट में कह सकते हो कि देयर साइज इज़ मोर इन नंबर इन द सेल्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. तो जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर न्यूक्लियोलस जो है, ये वाला छोटू सा जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये वाला, ये बहुत सारे पाए जाएंगे उनके अंदर. तो अब इनके अंदर भी क्या है, ये सारी चीज़ें वही होती, बिकॉज देयर इज़ नो सेल मेम्ब्रेन. ये जो न्यूक्लियोलस है इसके चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन नहीं होती, बस ये बस ऐसी स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, बस थोड़ा डार्क होता है जैसे मैंने बताया, तो वो फ्लूइड में पड़ा हुआ है. तो नियर अबाउट सब कुछ वही है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वही सारी चीज़ें जो हैं आप समझ लो इसके अंदर भी होता है. मेनली इसमें फिर क्या होगा, RNA होता है इसके अंदर, प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, DNA होते हैं ना, ये 2-3 चीज़ें होती हैं. लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखूँ यहाँ पे, चलो लिखती हूँ. एक तो RNA होता है, एक DNA होता है एंड प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स बेसिकली मैं आपको बोल नहीं रही हूँ, पर इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, एक तरह के प्रोटीन है, आगे आप पढ़ोगे, दैट इज़ कॉल्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर. तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसके अंदर. मैं स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, जो न्यू टर्म चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे. नॉन, इट इज़ ऑल गिवन इन योर बुक, इट इज़ नॉट सो न्यू कि आपको कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा तो सही. नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, दिस इज़ एसिडिक इन नेचर. तो ये इसके अंदर पाया जाता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तो मैंने लिखी नहीं, भूली गई मैं, राइबोसोमल RNA. राइबोसोमल RNA को लिखते हैं ऐसे, स्मॉल r RNA. तो राइबोसोमल RNA इज़ ऑल्सो फाउंड इन इट. तो चीज़ें हो गई आपको, आई विल रिपीट इट अगेन. सबसे पहले RNAs पाए जाते हैं, राइबोसोमल RNAs, DNAs, प्रोटीन्स है ना, नॉन हिस्टोन, दीज थिंग्स आर फाउंड इन इट. एंड इट इज़ ऑल्सो, अब इतनी चीज़ें हमने केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में कर ली, तो फंक्शंस भी इसके कुछ होंगे, थोड़े बहुत तो फंक्शन होंगे ना, ऐसे तो नहीं है ये. तो व्हाट आर द फंक्शन, बेसिकली इट फॉर्म्स द राइबोसोमल RNA एंड स्टोर्स ऑल्सो. तो इनके दोनों ही काम हो गए, राइबोसोमल को बनाओ भी और अपने आप इनको रखो भी अपने पास में. दैट्स वाई वी कॉल्ड देम फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम. इसका भी नाम होता है कि ये फैक्ट्रीज है राइबोसोम की. ये वाला जो मैंने लिख रखा है, यही राइबोसोमल RNA ये बनाते हैं बहुत ज़्यादा. और इनके अलावा ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट का मतलब जानते हैं आप क्या है, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस मीन्स अंदर,
न्यूक्लियर, बाहर है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्मिक, तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ से इधर लाना, साइटोप्लाज्म से अंदर लाना और न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर ले जाना, ये वाला काम करते हैं। तो क्या लाना और क्या ले जाना, लेट मी टेल यू कि क्या लाते हैं और क्या ले जाते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं अब लिख रही हूँ आपको कि जो चीज़ें लाते हैं बेसिकली, जो आपको पता है, अब जल्दी से याद हो जाएंगी। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल, मैसेंजर, ट्रांसफ़र आरएनए, इनको ये लाने ले जाने का काम करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर structures, about the structure, because I am not talking about these structure that is called nucleosome. The reason is कि मैं अब काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो I will explain you in the next video. तो this is all about the basic structure of the nucleus. Rest of things I will explain in the next video. Okay, thank you.